नमस्कार, संसद टीवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार चुनाव 2025 की मतगणना से जुड़ा हुआ सीधा प्रसारण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आज का दिन बेहद अहम है। बिहार की जनता ने इस बार लोकतंत्र का असली उत्सव मनाया है। 67.13% की रिकॉर्ड वोटिंग, जो 1951 के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा मतदान प्रतिशत है। महिला मतदाताओं ने 71.78% की भागीदारी से इतिहास रचा है। त्योहारों के बीच हुआ ये शांतिपूर्ण और शून्य पूर्ण मतदान वाला चुनाव निर्वाचन आयोग की बिहार फर्स्ट पहल की बड़ी सफलता माना जा रहा है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या बिहार का यह जनादेश एक नया राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की दिशा है? क्या महिलाएं और युवा अब राजनीति की मुख्य धुरी बन चुके हैं? और क्या चुनाव आयोग की तकनीकी पारदर्शिता ने लोकतंत्र में नया भरोसा जगाया है? जी हां, इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महेश कौशिक, डिप्टी डायरेक्टर, सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपका स्वागत है। सचिन बदौलिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर मनोज सिन्हा, प्रिंसिपल आर्यभट्ट कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितनी मेहनत लगातार जो है चुनाव आयोग कर रहा है, उसका जो है फल, उसका परिणाम लगातार जो है सकारात्मक सामने आ रहा है। पहली बार मैं अपने जीवन काल में देख रहा हूं कि किसी भी बूथ से पुनर्मतदान की कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। कितना महत्वपूर्ण बदलाव? जी, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव आयोग की मेहनत, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग की मेहनत है कि 1951 के बाद सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट इस बार हमें देखने को मिला है और सबसे अधिक मतदान बिहार के अंदर इस बार बिहारी मतदाताओं ने किया है। और ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग को भी इसका एक बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन में चुनाव के प्रति, इस लोकतंत्र के प्रति एक विश्वास पैदा किया, जिसके कारण से मतदाता अपने घरों से निकल कर के इतनी बड़ी संख्या में मतदान के लिए आए कि उन्होंने इस बार एक रिकॉर्ड बना दिया है। निश्चित रूप से लगभग 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और देश की नजरें बिहार पर टिकी हैं। इस बार निर्वाचन आयोग ने बिहार फर्स्ट पहल के तहत कई तकनीकी सुधार लागू किए। 90,740 मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग, ईवीएम और वीवीपैट की सख्त मॉनिटरिंग और पूरे राज्य में 0 रिपोल्स की स्थिति। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की परिपक्वता का परिणाम भी है और कहीं ना कहीं हम इस पर चर्चा भी करेंगे। और हमारे साथ सचिन बदौलिया जी हैं। ये जो स्थिति है, जो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रीपोल दोबारा नहीं हो रहा, बिहार में ऐसा पहले तो कभी नहीं था। ये जो अब की बार की स्थिति है, ये इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये राजनीतिक विवाद जो चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर, विशेष रूप से जब एसआईआर को लेकर के जब उठा था और वोट चोरी और जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, तो ये चुनाव आयोग के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम किस प्रकार से चुनाव को कंडक्ट करें जो मैक्सिमम पारदर्शिता के साथ में हो और पूरी तरह से अनुशासित चुनाव हो, जिससे उनके ऊपर जो आक्षेप लग रहे हैं उस आक्षेप का अपने आप उत्तर मिल जाए। तो ये एक प्रकार से चुनाव आयोग की और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी एक प्रकार से ये सफलता हो गई कि उन्होंने जो 0 रीपोल का जो डिमांड है इस बार जी, और 100% वेबकास्टिंग करा के उन्होंने 100% पारदर्शिता सुनिश्चित कर दी। अब इसके बाद में वो जो राजनीतिक जो प्रचार जो चल रहा था चुनाव आयोग को लेकर के, जो आक्षेप लग रहा था, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो राजनीतिक जो हम लोगों की लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें पक्ष विपक्ष, एक दल दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, ये सामान्य है और ये होना भी चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी है। मगर संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इस प्रकार से उनको राजनीति में घसीट लेना, ये थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा हुआ कि एक तो सभी राजनीतिक दलों ने इस बात की लिए मतलब परिपक्वता उन्होंने ये दिखाई कि उन्होंने इस तरह की कोई डिमांड नहीं करी और बहुत सुचारू रूप से ये मतदान संपन्न हो गया। तो इसके लिए निश्चित रूप से चुनाव आयोग जो है वो सराहना का पात्र है। जी हाँ, मनोज सिन्हा जी, आप राजनीति के छात्र भी रहे हैं, राजनीति के जानकार भी हैं और बिहार से आपका बहुत करीब का संबंध भी है। जब मत प्रतिशत बढ़ता है तो माना जाता है कि सुरक्षित माहौल, सुरक्षित वातावरण होता है, इसलिए मत प्रतिशत भी बढ़ा है और विशेष रूप से महिलाओं का मत प्रतिशत 10% से भी ज्यादा बढ़ा है। क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, बहुत वेलकम डेवलपमेंट है ये इस बार के इलेक्शन में
कि पहले के मुकाबले मत प्रतिशत हमें ज्यादा नजर आ रहा है, एंड एनी इंक्रीज इज वेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी। एक बेसिक बात जो हम पढ़ाते हैं वो है इटर्नल विजिलेंस इज द कॉस्ट यू पे फॉर एनी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। और जनता को वोट देना जो है वो उसका बेसिक धर्म है, जिससे कि एक अच्छी डेमोक्रेसी चलती रहे बिहार में। तो दिस इज अ वेलकम स्टेप, बट मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करके देखें। चुनाव आयोग ने तो बहुत अच्छा काम किया है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि कहां तो बिहार में वोट छापने और वोट लूटने की बातें होती थी, वहां से वी हैव रीच्ड अ स्टेज जहां क्रिटिसिज्म हो भी रहा है, जो वह क्रिटिसिज्म इज मोर अबाउट के कहीं मैनिपुलेशन हो जाएगा, जो टेक्निकली संभव नहीं दिखता है एट दिस मोमेंट। बट जो वोट परसेंटेज इंक्रीज है, वो परसेंटेज इंक्रीज आपको इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि एसआईआर सक्सेसफुली कर लिया गया है। तो जो डेडवुड था वो निकल गया है वहां से, देयरफॉर द वोट हैज इंक्रीज। क्रॉस टर्म्स में देखेंगे तो थोड़ा सा इससे कम मिलेगा, मतलब लाइक द टोटल नंबर ऑफ वोट्स दैट हैव इंक्रीज, बट फिर भी 2/3 टोटल में मतदान होना, 67% के करीब में हम लोग फाइनली आ रहे हैं फिगर दोनों फेज को मिला करके। दैट इज अ वेरी हार्टनिंग थिंग फॉर एनीबडी हु वॉचेस बिहार इलेक्शन। महेश जी, ये पहले एक जो है ये बात मानी जाती थी कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन ये चलन भी थोड़ा सा बदला हुआ पिछले कुछ जो है इलेक्शंस में नज़र आ रहा है। इस बार का जो मत प्रतिशत बढ़ना है वो भी रिकॉर्ड मत प्रतिशत बढ़ना है, वो किस और इशारा कर रहा है? मुझे लगता है कि बिहार में इस बार बिहारी मतदाता ने बिहार के लिए ही वोट किया है, और यहाँ बिहार का मैं एक स्पेसिफिक एक अलग मीनिंग है, और वो बिहार यानी बी से यहाँ बेनिफिशरीज हैं। एक लार्ज स्केल पर जो बेनिफिशरीज हैं ना, लाभार्थी हैं जो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, वो चाहे महिला मतदाता हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो युवा हों, उन लाभार्थियों ने बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि बाहर आकर के वोट किया है जी। दूसरा जो है यहाँ पर हम देखें आई, और यहाँ पर जो आई है वो आइडियोलॉजिकल है, और वो तो क्योंकि सभी पार्टियों के अपने अपनी आइडियोलॉजी है और उससे कनेक्टेड अपने अपने उनका वोट बैंक है, जिसको हम कैडर वोट बैंक कहते हैं। तो वो आइडियोलॉजिकल वोटिंग भी रहती ही है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर एक फैक्टर जो है कहीं ना कहीं जो एनडीए के फेवर में मुझे थोड़ा सा एज देता हुआ दिखाई दे रहा है, वो हिंदुत्व का भी एक फैक्टर रहता है, और वो रहा होगा, ऐसा मेरा अपना आकलन है। और चौथा जो है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, और प्रशासन जो है वो बड़ी भूमिका निभाता है। और प्रशासन में हम जानते हैं बिहार के अंदर सुशासन वर्सेस कुशासन की बहस बहुत लंबी चली है कि कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन है जो बेहतर प्रशासन दे सकता है। तो ये जो प्रशासन के लिए, प्रशासनिक सुधारों के लिए कहीं ना कहीं बिहारी मतदाता ने वोट दिया है, और अंतिम जो आर है बिहार का वो रिफॉर्म्स है। क्या बात है। और वो रिफॉर्म्स जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो वहां पर जो महिलाओं को जोड़ने की भागीदारी की बात है, तो वो क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में जो रिफॉर्म्स जो सरकार ने चलाए हैं, मुझे लगता है कि उसने भी कहीं ना कहीं मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया है। बिल्कुल, आपने कहा कि जो रिफॉर्म्स हैं इस बार, उसके चलते जो परफॉर्मेंस है इस बार बिहार के लोगों की, उन्होंने एक्चुअली बिहार के विकास के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है, और जो मतदान है वो वाकई काबिल तारीफ है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया। सचिन जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि महिलाओं का जिक्र आता है। 1951 के बाद ऐसा लग रहा है जैसे आधी आबादी अब खुलकर बाहर आ रही है कि हम जो विकास के मुद्दों को लेकर अब बात भी करेंगे और इंडिपेंडेंटली वोट भी करेंगे। जो कि अब तक माना जाता था कि परिवार किसे वोट दे रहा है तो घर की महिला को बताया जाता था कि आपने यहां वोट करना है, लेकिन अब की बार तो रिकॉर्ड मतदान जो महिलाओं ने किया है। क्या लगता है जो जीविका दीदी जैसी पहले हैं, ये कहीं ना कहीं महिला शक्ति को अब राजनीतिक शक्ति में आने के लिए प्रेरित कर रही है? बिल्कुल, ये बिहार से जो संदेश निकल करके आ रहा है ये पूरे देश को प्रेरणा देगा। और महिलाओं में जो रुझान देखने में आ रहा है, एक तो वहाँ जातिवाद का या जो धर्म के आधार पर या जो अलग अलग और दूसरे जो पैमाने होते हैं जिसके आधार पर वो वर्गीकरण हुआ करता था, वो सारी सीमाएं जो हैं वो पहले से भी थोड़ी थोड़ी सी टूट रही थी, लेकिन इस बार काफ़ी बड़े पैमाने पर ऐसा लग रहा है कि वो दरक गई हैं पूरी तरीके से। और उन्होंने केवल और केवल अपने
हित के बारे में सोच करके कि भाई इसी में हमारा हित है, और वो अपने परिवार में अपने पति का, अपने पिता का, अपने बच्चों का, उनका किसी की बात नहीं सुननी है। वो उनका ग्रुप में आपस में कोई चर्चा करके अलग अलग जगहों पर, जैसे कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि गाँवों में महिलाओं का अलग अलग उनकी मंडलियाँ बैठ करके चर्चा करती रही हैं। तो ये भी चीज़ें वहाँ पर होने लगी हैं कि राजनीतिक परिचर्चाओं में महिलाएं अपने हितों के बारे में चर्चा हो रही है, और उसके कारण से ये मोबिलाइजेशन काफ़ी बड़ा है। 10% का अंतर होना पुरुष मतदाता और महिला मतदाता के बीच में, ये छोटी बात नहीं है। और बिहार ने हमेशा से एक क्रांति का एक अग्रदूत रहा है। तो ये वाली भी जो अभी जो हम लोग रुझान देख रहे हैं, ये इसमें हमको लगता है कि आने वाले समय में अन्य राज्यों में और पूरे देश में इसका ये वो दिखाई देने वाला है। महेश जी, ये फ्री बीज और लाभार्थी योजना, इसमें भी कुछ डिफरेंशिएट आप करते हुए देख रहे हैं, कुछ अंतर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो वास्तविक जो लाभार्थी हैं वो कौन होने चाहिए, जिनको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि उनको वो निःशुल्क सुविधा मिलती है तो वो वास्तविक लाभार्थी हैं। लेकिन जब केवल आप वोट बैंक के लिए अनावश्यक घोषणाएं करने लगते तो वह रूप से जो अर्थशास्त्र में जो लाभ का एक विचार है कहीं ना कहीं लोगों के लिए, वह पीछे होता चला जाता है। और पिछले बहुत सारे चुनावों में हमने देखा है कि बहुत सारी पार्टीज में ये होड़ होने लगी कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी घोषणाएं करता है, और बिना ये देखे कि उसके लिए आर्थिक जो संसाधन है वे कहां से उपलब्ध होंगे। लेकिन यहां इस बार बिहार के चुनाव में हमने देखा है कि उस तरह की घोषणाएं बहुत बड़े स्तर पर पार्टियों ने नहीं की हैं। केवल कुछ चीज़ों को अगर हम छोड़ दें, जैसे एक रोजगार को लेकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं सब ओर से होने लगी थी। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप उस पर नहीं विचार करते हैं कि जो आपकी घोषणाएं हैं उसका लाभ किस वर्ग को मिलने जा रहा है, अगर सबसे ज्यादा जो पायदान पर आर्थिक स्तर के नीचे है, यदि उसके लिए आप वे घोषणाएं करते हैं, उनके लिए वे योजनाएं लेकर आते हैं, तो निश्चित रूप से यह अर्थशास्त्र के भी लाभ के जो विचार हैं जिसके लिए हम घोषणाएं करते हैं, ये उसमें जाता है। जी मनोज जी, ये लोक लुभावनी जो घोषणाएं होती हैं और जो लाभार्थी योजनाएं होती हैं, उनकी जो घोषणाएं होती हैं, अब मतदाता क्या इसमें भी अंतर करने लगा है? मतदाता बहुत डिसर्निंग है, और बिहार का मतदाता जो है वो बिहार कई मायनों में पिछड़ा हुआ माना जाता है, बट वोटर अवेयरनेस इज नॉट वन ऑफ देम। वोटर अवेयरनेस में बिहार हमेशा से बहुत अग्रणी रहा है, और इस इलेक्शन ने भी ये दिखाया है कि वोटर्स आर वेरी अवेयर ऑफ हु इज गोइंग टू बी गुड और बैड और अगली फॉर देम। और मेरा सस्पेशन है कुछ देर में आप लोग वोटिंग जो काउंटिंग ट्रेंड्स है वो भी दिखाएंगे। अभी तो पोस्टल बैलेट चल रहे हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे इसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो लेकिन जो बातें अभी हो रही थी कि अन्य पैनल के हमारे साथियों ने की कि पॉलिटिकल पार्टीज की एक आदत सी लग गई थी कि कुछ भी फ्रीबीज दे करके और किसी तरह से वोटर्स को अट्रैक्ट करें, ये कोई बहुत वेलकम स्टेप हम नहीं मानते हैं डेवलपमेंटल तौर पर। और बिहार में जो एक्चुअल डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका जो इफेक्ट है वहां के साइके पर, लोगों के दिमाग पर, उसको भी अंडरकट नहीं करना चाहिए। अब जैसे वहां बहुत अच्छी सड़कें नजर आने लगी हैं, वहां पर गांव में 23 घंटे बिजली रहती है, गांव में रनिंग वाटर वहां आ गया है, जो रूरल रोड्स हैं वो पहुंच चुकी हैं सारे गांव, मतलब लगभग, अब कोई एक्सेप्शन आपको कहीं जाकर ढूंढना पड़ेगा तो शायद मिल पाए, अदरवाइज सारे गांव तक पक्की सड़कें पहुंच गई हैं। तो इन सब चीजों का बहुत सारा असर पड़ रहा है। प्लस जैसे बेसिक मेडिकल फैसिलिटी है वो गांव में या पड़ोस के गांव तक डेफिनेटली पहुंच गया है। प्राइमरी स्कूल्स भी अब खुल करके वहां टीचर्स की पोस्टिंग इत्यादि जो होती है वो हो चुकी है। ये मैं ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूं, दिल्ली में बैठा हुआ हूं, बट वी आर अवेयर ऑफ दैट। द अदर थिंग दैट हैज हैपेंड इज कि जो फोकस महिलाओं पर है, चाहे वो शराबबंदी हो, उससे जो उनका जीवन थोड़ा परिवर्तित हुआ, उसमें अभी के एनडीए गवर्नमेंट ने सिर्फ ये जो हेल्प उनको दिया जीविका के तौर पर, दिस एडेड ऑन टू द उनका जो विश्वास था कि ये सरकार हमारे लिए कुछ भला कर सकती है, उसमें ये एड ऑन हो गया है। एंड देयरफॉर इस बार बहुत हार्टनिंग चीज है जो हमने नोट किया है
कि घर की जो लेडीज हैं, औरतें हैं, उन्होंने डिफरेंटली वोट किया है अपने माध्यम से। निश्चित रूप से प्रोफेसर सिन्हा, जब महिलाएं कुछ ठान लेती हैं तो वो बदलाव की बयार ले आती हैं। युवा और नए मतदाता जो हैं वो भी लोकतंत्र की धड़कन बनकर इस बार आए हैं। बिहार के युवा अब केवल दर्शक नहीं रहे, बदलाव का वाहक बन गया है। पहली बार वोट डालने वाले लाखों मतदाता इस बार मतदान केंद्रों तक पहुंचे और उन्होंने जातीय या पहचान आधारित राजनीति से हटकर विकास, शिक्षा और अवसर पर वोट किया है। आपको क्या लगता है प्रोफेसर सिन्हा, क्या ये पीढ़ी विकास बनाम वादों की राजनीति के अंतर को अब समझने लगी है और अब विकास का एक नया रूप देखने को मिलेगा बिहार में? देखिए, मैं जानता नहीं कि आज कौन जीतेगा फाइनली, मतलब जो रुझान है वो एनडीए की तरफ है, शायद वो जीत जाए। बट जो भी सरकार इस बार बनाएगा, द सरकार इज गोइंग टू बी अंडर ह्यूज प्रेशर। अगले 5 वर्षों तक उसको परफॉर्म किए बगैर कोई रास्ता नहीं है। बिकॉज अगली बार ये जो यूथ पहली बार जुड़ रहा है इस वोटिंग प्रोसेस में, वो अगली बार किसी का कुछ सुनने वाला नहीं है। मतलब मैं अभी ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं 5 साल बाद का वोटिंग बिहेवियर, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव भी आ गया है जन स्वराज का। और जन स्वराज सिर्फ इसी बात पर आपके सामने आ रहा है कि हम एक क्लीन और डेवलपमेंटल फोकस्ड गवर्नेंस आपको दे सकते हैं। तो या तो आप दे दीजिए या फिर ऑल्टरनेटिव क्रिएट होगा। अभी तक बिहार की जनता को बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिलते थे। तो इस इलेक्शन में तो मेरा अपना मानना है कि एनडीए को यह मौका मिलेगा, क्योंकि यूथ जो है वो डिसर्न करते हुए भी कहीं ना कहीं अभी रह गया है एनडीए के साथ, ऐसा नजर आ रहा। इसकी वजह ये भी है जो युवाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है, या फिर युवाओं का जो मतदान करने का जो पैटर्न जो है वो बदलाव उसमें हुआ है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने कुछ ऐसी सरकारें पिछले कुछ वर्षों में देखी हैं जो लगातार परफॉर्म कर रही हैं। उन्होंने एक जो है प्रतिमान स्थापित कर दिया है परफॉर्मेंस के मामले में। उन्होंने उस तरीके का दौर देखा है नहीं जब लोग लुभावनी घोषणाएं होती थी, या फिर दादाजी कहते थे तो पिताजी वोट कर देते थे, पिताजी कहते थे तो बेटा वोट कर देता था। वो दौर देखा ही नहीं। ये नया भारत का नया दौर है। 2 चीज़ें हैं। देखिए, ये बात सच है आपकी कि उन्होंने पीछे का वो वाला दौर जो बिहार का था, जिसकी बात सब करते थे, जंगल बिहार का हो, केंद्र का हो, वो लेकिन उनके सामने इसी क्षण पर, क्योंकि देखिए अब कम्युनिकेशन और ये सब पूरी दुनिया के बारे में सब कहाँ क्या हो रहा है सबको पता रहता है। बिहार में क्या हो रहा है ये वो देख रहे हैं, बिहार के बाहर क्या हो रहा है ये भी वो देख रहे हैं, और उतने ही नज़दीक से देख रहे हैं। क्योंकि ये हमारा जो कम्युनिकेशन का जितना जिस तरह से क्रांति हुई है, तो आप गुजरात के एक छोटे से गांव में भी क्या हुआ है वो बहुत आराम से पता चल जाता है, ये आपकी हथेली पर मोबाइल से पता चल जाता है। तो अब एस्पिरेशंस जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि केंद्र सरकार ने भी बिहार में काम किए, जैसे कि प्रधानमंत्री डबल इंजन का वो एक जो स्लोगन देते हैं कि डबल इंजन की सरकार, माने राज्य सरकार भी हमारी पार्टी या हमारे गठबंधन की है, एनडीए की है, और हमारी केंद्र सरकार भी है, दोनों मिलकर के कुछ काम डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार जिसको बोलते हैं। तो एक वो भी है। तो बीजेपी या जो एनडीए है, इसने जो डबल इंजन का जब किया तो वो प्रचार के लिए अंदरूनी तौर पर वो जैसे कह रहे थे आपने, बिहार का एक वो बताया कि बी फॉर ये, आई फॉर ये, तो ऐसे एक और भी है बिहार का, बी फॉर बिजनेस, आई फॉर इंडस्ट्रीज, एच फॉर हाईवेज, ए फॉर एयरपोर्ट्स और आर फॉर रेलवेज। अब आप इन सब पैरामीटर्स के ऊपर मैं एक एक उदाहरण दे सकता हूं आपको जी। जैसे बिजनेस का है तो किसान के लिए वहां जैसे खेती किसानी का है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन आपने एक मखाना बोर्ड बना दिया। एग्जैक्टली। तो वो किसानों के लिए आपने एक मखाने का कारोबार एक बड़े व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए एक आपने एक रचना करी जाकर के, उससे एक क्षेत्र में लोगों का हुआ। इस तरह के और भी कई कदम उठाए गए, उसमें समय लगेगा अगर बताने में जी। इंडस्ट्रीज में जैसे कि सारण में एक रेलवे इंजन की फैक्ट्री है, वहां से रेलवे इंजन बनकर के अफ्रीका में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। एक ये हो गया। हाईवेज के बारे में हम सब जानते हैं कि हाईवेज को जिस तेजी से जाल बिछाया जा रहा है पूरे बिहार में, अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां 8 या 9 घंटे लगते थे, अब 2.5-3 घंटे में आप आराम से पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। एयरपोर्ट्स जिस तेजी के साथ बढ़ते चले, पटना का नया एयरपोर्ट का कॉम्प्लेक्स सब लोगों ने देखा जाके, दरभंगा में एयरपोर्ट ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, पूर्णिया में एयरपोर्ट खुल रहा है, और भी कई जगह एकदम एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। रेलवेज में लगातार कैपेसिटी एनहांसमेंट का काम चल रहा है, और सबसे वंदे भारत कम से कम 1 दर्जन
वंदे भारत आपकी वहाँ पहुँच गई है रेलवेज में, तो आप ये देखिए कि जिस तेजी के साथ में ये जो चल रहा है ना, और पटना की तो सूरत ही बदली दिखाई देती है। पुराना पटना तो जिन लोगों ने देखा होगा वो नए पटना देख करके बड़ा आश्चर्य करते हैं। तो ये आपने उदाहरण दे दिया, आपने एक सेट कर दिया, तो अब लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं, वो एस्पिरेशंस लाएंगी। और कौशिक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि, और महेश जी भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आने वाली सरकार चाहे एनडीए की हो या गठबंधन की, महागठबंधन की हो, परफॉर्मेंस का प्रेशर बहुत रहेगा उसमें। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो है योजना थी उड़ान की, और प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि चप्पल पहनने वाला भी जो है हवाई यात्रा करे। उस उड़ान योजना को अगर किसी ने पंख दिए हैं तो कहा जा सकता है उसमें बिहार जो है अग्रणी है। दरभंगा जो है एयरपोर्ट का जिक्र किया सचिन जी ने, और दरभंगा ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। पटना से भी ज्यादा जो है फुटफॉल वो दरभंगा एयरपोर्ट पर है इस वक्त। दरभंगा एयरपोर्ट बनाने के पहले जब भी ये सरकार में फैसला हुआ था तो दो तरह की राय थी। कुछ लोग चाहते थे कि हाँ नहीं बिल्कुल बनना चाहिए, वहाँ पर ही होना चाहिए, और कुछ लोगों को ये थी अरे भाई वहाँ पर आप बना करके अंत में क्या मिलने वाला है, क्या नहीं है। लेकिन एक सिविल टर्मिनल बनना था, वो दरभंगा का शायद एयरफोर्स का है, वहाँ पर पूरा एयर स्ट्रक्चर जो भी है उनका जो, लेकिन अल्टीमेटली बना, और बनने के बाद में वहाँ पर सबसे ज़्यादा फुटफॉल वाला हुआ। और मज़ेदार बात ये है कि हमारे जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ के भी बहुत सारे लोग जो भारत में दिल्ली आना चाहते हैं या कई शहरों में, वो दरभंगा एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और दरभंगा से बेंगलोर की कनेक्टिविटी भी है, और सब जगह का आप सोचिए कि, और जब कनेक्टिविटी की बात हो रही है तो कौशिक साहब हम लोग युवाओं पे बात कर रहे हैं। बिहार का एक नया जो इन्होंने फुल फॉर्म बताया है, आपके साथ साथ मुझे लगता है कि दोनों फुल फॉर्म जब जुड़ती हैं तो निश्चित रूप से युवा जो है वो बहुत आकर्षित होता है। एक समय पर बिहार में कहा जाता था कि युवा जब ये सोचने लगते हैं कि उनको क्या करना है, तब तक वो बिहार छोड़ देते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन आज जिस तरह से बिहार में विकास हो रहा है, और ये जो सोशल मीडिया के साथ जुड़ता हुआ युवा इस विकास का नया रूप देख रहा है, आपको क्या लगता है, क्या यही कारण रहा कि आज इस कनेक्टिविटी के दौर में युवा कनेक्टिव होकर वापस बिहार गया कि अब हमें वोट देनी है और विकास जो है उसके नाम पर बिहार का रूप बदलना है? निश्चित रूप से देखिए, मुझे लगता है कि ये जो नई इबारत है वोटर टर्नआउट की, कि आपने एक रिकॉर्ड कायम किया, इसमें महिलाएं जो पहले एक आपने देखा होगा कि एक समीकरण चलता था यहाँ पर, माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण, बिल्कुल। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मुस्लिम यादव समीकरण नए रूप में बदल गया जी। और वो माई यानी एम फॉर महिलाएं हैं और वाई फॉर यूथ है। क्या बात है। तो यहाँ पर जो महिलाओं का जो प्रतिशत है और जो यूथ का जो प्रतिशत है, मुझे लगता है कि उसने ये सब किया है। और इसके दो कारण हैं। यूथ, जैसा कि आपने कहा, वो डेवलपमेंट से इफेक्ट है। और आपने जैसा कहा कि जब वो बड़ा होता है और कुछ समझने लायक स्थिति में होता है, तब तक वो बिहार छोड़ देता है। तो जो प्रवासी जो हम देखते हैं कि जो बिहारी मतदाता है, वो जब अलग अलग राज्यों में देखता है कि वहां विकास की क्या स्थिति है, और जब वो वापस लौटता है अपने बिहार में उसकी तुलना करता था, तो उसको लगता था कि हमारे बिहार में ये सब कुछ क्यों नहीं हो सकता। अब वो पिछले काफी समय से उसने महसूस करना ये शुरू किया कि वो जो विकास पूरे देश के अंदर चल रही है एक बयार, वो कहीं ना कहीं बिहार में भी उसकी हवा आनी शुरू हुई है, और वो बिहार में भी परिवर्तन उसको दिखना शुरू हुआ। जैसा कि अभी सचिन जी ने भी कहा कि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, स्पेशली जो हाईवेज हैं, जिसकी हमने जो बंदरगाहों की जो हमने बात की, उसके अलावा जो हमने जितना जो हवाई अड्डे हैं उनकी हमने बात की, तो ये सारी परिवर्तन हमें वहां इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में अब दिखने शुरू हुए। एक वो दौर था 90 के दशक का या 80 के दशक का, जहां हमें लगता था कि बिहार जो है वो सबसे बीमारू राज्य में काउंट होता था, लेकिन अब हम उसको उस श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब हम उसको एक उभरती हुई क्षमता के रूप में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव निश्चित रूप से जो यूथ है उस पर पड़ रहा है, और वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हम इसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि पुराने गड्ढे जो हैं धीरे धीरे भरे जा रहे हैं, और उस पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की इबारतें जो हैं खड़ी हो रही हैं। और मनोज सिन्हा जी भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। मनोज जी, यहाँ पर महेश जी ने माई की एक नई डेफिनेशन दी है, एक नया फॉर्म दिया है, एम फॉर महिला, वाई फॉर यूथ। क्या आप उनसे सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और ये दो वर्ग जो हैं, महिलाएं और यूथ, ये दोनों अब न्यू एस्पिरेशंस जो हैं बिहार की, उसको लीड करेंगी आगे।
और चूंकि मैंने इस डायरेक्शन में बात करना शुरू किया, थोड़ा सा डिफाइन करने दें मुझे कि नाउ द चेंज इन बिहार विल बी ह्यूजली नीडेड इन 2 areas. One, education. याद रखिए कि माइग्रेशन फ्रॉम बिहार आउटवर्ड्स जो है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम भी बन गया है. बिल्कुल. It's not that it is not desirable that people go to various parts of India. और अब तो इंटरनेशनल स्टडीज का भी बहुत चल गया है, हम सब ने पढ़ाई की कहीं ना कहीं. बट जो बेसिक एजुकेशन बिहार में था, याद रखें कि एक समय में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी, ये तीनों ज्ञान के सेंटर होते थे. जब दिल्ली जहां हम बैठे हुए हैं वो उभरा भी नहीं था, उस समय वहां ज्ञान के 3 सेंटर्स हुआ करते थे. सो बाय देमसेल्व्स देयर हैव बीन इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन अवेलेबल इन एजुकेशन इन बिहार. दैट्स वन. द अदर इज कि अब बिहार में जो डेवलपमेंटल चेंजेस अभी तक हुए उनको एक अलग नॉच पे ले जाना बहुत जरूरी होगा. 1950s में पैरामीटर्स जो होते थे डेवलपमेंट के, उसमें बिहार वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स होता था. वहां से अब आप उसको बीमारू स्टेट्स के रॉक बॉटम पे डालते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है. आप लोगों ने सबने नाम सुना हुआ होगा बरौनी और बेगूसराय का, आपने सबने सुना है डालमिया नगर का नाम, आप सबने पता नहीं गुराड़ू का नाम कभी सुना है कि नहीं, मरोड़ा का नाम कभी सुना है कि नहीं. पूर्णिया में अशोक पेपर मिल होता था, मरोड़ा में मॉर्टन टॉफी, मेरा पूरा जनरेशन मॉर्टन टॉफी खाकर बड़ा हुआ है. हाउ मेनी नो कि ये छपरा में बनता था, मरोड़ा में. हाउ मेनी पीपल नो कि डालडा की जो फैक्ट्री थी वो डालमिया नगर में होती थी. दीज आर ऑल प्लेसेस जहां से सिर्फ जंक अब बेचा जाता है और सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है. शुगर केन का बहुत बड़ा सेंटर बिहार हुआ करता था, एक से एक. बेहटा का शुगर मिल था, गुराड़ू का शुगर मिल था वहां पर, और जिससे पूरी एक इकोनॉमी चलती थी वहां पर. नाउ दिस इज नॉट समथिंग जो मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके सामने वो नाम ले रहा हूं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी. तो उनको रिवाइव करने में आफ्टर ऑल गवर्नमेंट को कितना समय लग सकता है. द पॉलिटिकल विल हैज टू बी देयर, और थोड़ी सी कमिटमेंट जरूरी होती है, कुछ निवेश थोड़ा जरूरी होता है, जो बातचीत करके आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ भी जाता है वो निवेश, अगर सरकार चाहे तो. तो ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा बिहार का, जिससे कि थोड़ा कॉर्पोरेट सेंटर्स भी जो है वो बिहार में खुलेंगे, तब बिहार के अंदर हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू होगी. और ये जो यूथ की आप बात कर रहे हैं, वो यूथ फिर जब वहां एब्जॉर्ब होगा, देन इट विल ब्रिंग अबाउट अ सर्टेन सेटिस्फैक्शन इन देम ओवर देयर. तो ये 2 डायरेक्शन, शिक्षा और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 2 मैं जरूरी देखता हूं अगले 5 साल. शिक्षा और इंडस्ट्रियलाइजेशन की आपने बात की. सचिन जी, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या यही वो 4 अहम मुद्दे हैं जिनके चलते जो हमने माई की अभी एक नई टर्म देखी है, उन्होंने जो जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाते हुए जो ये वोटिंग काउंट हम देखते हैं, उन्होंने एक नया रोल अदा किया है, उसमें आपको क्या लगता है यही 4 मुद्दे हैं, इसके अलावा कुछ और? ये 4 मुद्दे जो आपने कहे हैं, ये किसी भी शासन के लिए आदर्श रूप में जनता की अपेक्षा इसी से होती है जिससे सीधे सीधे लोगों का जीवन जुड़ा होता है, और उनके जीवन में अगर कोई वो ग्रोथ दिखाई दे या कोई तरक्की दिखाई दे तो वो इन्हीं आधारों के कारण ही आगे बढ़ सकता है. अगर यहाँ पर कहीं कोई कमजोरी है तो फिर वो जनता परेशान होती है. तो उस दिशा में जो बुनियादी काम होने चाहिए वो बुनियादी काम अभी पीछे कुछ समय से बहुत तेजी के साथ में बिहार में दिखाई दिए, और वो हुए भी हैं. इसकी चर्चा मनोज जी ने भी की, कौशिक जी भी बता रहे थे जानकारी, तो उसमें ज़्यादा जानने का नहीं है. वोट परसेंटेज को लेकर के जो एक बात आ रही है, उसमें थोड़ा सा हमारा एक अलग हमारा दृष्टिकोण है. एक तो जो SIR हुआ उसमें जो फालतू वोट था, जब आप टोटल परसेंटेज काउंट करते हो तो उसमें वो वाला भी काउंट करना पड़ता है, फिर उसमें से निकालना पड़ता है आपको परसेंटेज. तो एक तो वो हुआ अंतर कि आपने वो छांट दिया, तो अब आपके पास में जो ओरिजिनल वोटर थे वही वोटर हैं अधिकांश, और उनमें से कितने लोगों ने वोट किया तो ऑब्वियसली परसेंटेज हुआ. दूसरी चीज़ कि SIR ने एक सेंटीमेंट क्रिएट किया, और सेंटीमेंट ने ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया,
और वो ध्रुवीकरण दोनों तरफ हुआ। एक तरफ ये हुआ, दूसरा जो महागठबंधन या जो दूसरे पक्ष के लोग थे उनको लगा जो वोट चोरी का और जो जिस तरह से वो हुआ कि भाई वोट काटे जा रहे हैं हमारे ओरिजिनल लोगों के, तो बहुत सारे लोग जो बाहर काम करते थे उनको लगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा वोट कट जाए और हमारा जो राज्य से हमारा जो एक जगह है हमारी, और वो तो एक सेंटीमेंट हुआ, तो उससे उन्होंने उनको प्रेरित किया कि भाई हमको अपने यहाँ वोट करना चाहिए। दूसरी तरफ भी इसी तरह का ध्रुवीकरण हुआ कि भाई अगर हमने इस बार नहीं किया तो वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये हमारा स्टेट जो है जिस रास्ते पे जा रहा है, विकास के रास्ते पे जा रहा है, ये डीरेल हो जाए। तो दोनों तरफ से हुआ ये जी, और ये दोनों तरफ से होने के कारण से इसका भी एक जो है उसको बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उसका एक वो जी। मैं अपडेट करता हुआ तीनों मेहमानों से जानना चाहूँगा। अपडेट ये है कि एनडीए 150 का आंकड़ा जो है छूता हुआ नज़र आ रहा है और महागठबंधन 70-75 के आसपास नज़र आ रहा है, यानी कि आधे से ज़्यादा का फासला तय कर लिया है और ऐसा लग रहा है कि लगभग एनडीए सरकार फिर से बना लेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं रिजल्ट्स, वजह ये है कि कुछ राजनीतिक दल अभी भी पुराने पैटर्न पर काम कर रहे हैं, वही जात पात, वही ध्रुवीकरण की कोशिश, वो उसको नकारती हुई नज़र आ रही है क्या बिहार की जनता, बिहार के मतदाता जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं? देखिए, एक उस दिशा में बढ़ती हुई नज़र तो आ रही है जी। लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि नकारती हुई नज़र आ रही, क्योंकि आज भी दोनों गठबंधनों में भी या उसके एक पार्टी जो आरजेडी है वो जाति उनका क्या आधार है ये सब जानते हैं। वो माई समीकरण जो पुराना वाला माई समीकरण है जो कौशिक जी ने बताया वो वाला नहीं, वो पीछे लेकिन वो फलीभूत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है वहां पर। वो फलीभूत हो या ना हो में लेकिन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ चाहे मुकेश सहनी जी की पार्टी हो, पासवान जी की पार्टी हो या हम हो, मांझी जी की पार्टी, ये जातियों के आधार पर ही इनका अस्तित्व है जी। अगर जातिवादी चीजें दरक तो रही हैं, टूट तो रही हैं, लेकिन वो जो जातिवादी नेता हैं जो पार्टियों के हैं वो पूरा ताकत लगा रहे हैं कि वो ये चीज टूटे ना और बना रहे। तो वो एक तरह से बड़ी पार्टियों के लिए संतुलन बैठाना वो बड़ा जरूरी हो जाता है। तो उनको भी वोट में जब कहीं टिकट बांटते हैं ये तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके दूर होंगी और ये जो नया माई समीकरण है ना, जो ये कौशिक जी ने जो बताया कि महिला और यूथ, ये समीकरण जितना मजबूत होता चला जाएगा तब वो टूटेगा। जी बिल्कुल। महेश जी, जी आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि जो यहाँ पर जैसा सचिन जी ने भी कहा कि जो महिलाएं और यूथ हैं वो जितना शक्तिशाली ये समीकरण बनेगा, जो पुराना जातिवादी समीकरण है वो धीरे धीरे उतना कमजोर होगा। और राजनीति में अगर हम देखें तो कभी ये कहा जाता था कि जाति वो है जो कभी नहीं जाती। क्या बात है। तो अब हमें लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उसकी विदाई जो है वो राजनीति से शुरू हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया है। पूरी तरह अप्रासंगिक होने में तो वर्षों लगेंगे उसको, क्योंकि भारत की जो एक संरचना है, सामाजिक संरचना, वो जाति आधारित संरचना लंबे समय से रही है। तो अगर हम उसको सोचें कि वह कुछ ही वर्षों में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो यह हमारी अपेक्षा कुछ ज्यादा होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस समीकरण ने वो नए संकेत और नई आशाएं दी हैं। और जहां तक एनडीए के लिए अभी आपने बताया कि एनडीए का जो उभार हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं जो पीछे अभी पोलस्टर्स ने जो अपने सब पोलिंग के दिए थे, कहीं ना कहीं प्री पोल सर्वे, और जो उसके परिणाम थे उनसे मेल खाता हुआ दिख रहा है। तो उसमें मुझे लगता है कि फिर से जो कारण है वो महिला है। और महिला में भी फिर मैं एक नई चीज आपको कहना चाहता हूं, वहां पर महिला में तो मैं से महिलाएं ही हैं और ले से लाभार्थी है। ला यानी लाभार्थी, और उसमें जो ही है वो हिंदुत्व है। तो ये जो एक नया समीकरण बना है, मुझे लगता है कि ये एनडीए के उभार का एक विशेष कारण हो सकता है। मैं से महिलाएं, ही से हिंदुत्व और ला से लाभार्थी। महिला, हिंदुत्व, लाभार्थी। और हिंदुत्व में वो जातियां जो थी, जो जातिगत विखंडन था,
वो जातिगत विखंडन नहीं बल्कि एक अम्ब्रेला के नीचे सभी जातियों के आने की जो शुरुआत हुई है, अखंड बनाने की कोशिश। जी, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा रोल प्ले कर बिल्कुल। कौशिक जी, मैं यहाँ एक चीज पूछना चाहूंगी। आपने कहा जाति कभी रही जाती, लेकिन अभी धीरे धीरे जा रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की एक जो पहल थी, बिहार फर्स्ट, हम पहले कहते थे नेशन फर्स्ट। जब हम देश की बात करते हैं तो हमारे लिए देश सर्वोपरि है, बाकी सब कुछ पीछे। वैसे ही जब हम बिहार में इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने कहा बिहार फर्स्ट, जाति से ऊपर उठिए, दल से ऊपर उठिए, हर चीज से ऊपर उठिए, हर विचारधारा से ऊपर उठिए, सिर्फ विकास के बारे में सोचिए और बिहार के लिए आप वोटिंग कीजिए। ऐसे में जो आप देख रहे हैं, जो प्रतिशत जो बाहर आया है महिलाओं का, युवाओं का, कुल मिलाकर सभी बिहारियों का जिन्होंने बिहार के लिए वोट किया है, ये कितना इम्पैक्ट इसने डाला? और ये जो 3 लेयर सिक्योरिटी थी, इसने कितना लोगों में विश्वास उत्पन्न किया कि हाँ, अब हम जो वोट करेंगे वो हमारी वोट सच्ची है, पक्की है और बिहार के विकास की? जी, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा ये। और जो बिहार के अंदर जो वोटिंग है, और उसमें भी आपने कुछ मुद्दे जब आप सचिन जी से बात कर रहे थे बताए थे, वो जो 4S है, चाहे वो उसमें सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और एक शब्द और, संरचना। संरचना यानी सामाजिक और आर्थिक आधारित संरचना जो है, इस सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मनोज जी ने भी कहा था कि शिक्षा पर काम होना जरूरी है। निश्चित रूप से मैं उसमें एक शब्द ऐड करना चाहता हूं, स्किल डेवलपमेंट। बिहार का युवा अन्य राज्यों में जाकर के वहां मुख्य भूमिका निभा रहा है। चाहे वो दिल्ली है, आप देखिए दिल्ली के अंदर बिहार का कितना युवा है जो काम करता है, महाराष्ट्र है कितना युवा काम करता है, राज्य में इवन राज्य छोड़िए, आप विदेशों तक में जाकर के बिहार का युवा काम कर रहा है। तो वो बिहार के लिए काम क्यों नहीं कर सकता? यदि बिहार में उसको वो सभी सुविधाएं मिलेंगी, यदि शिक्षा वहां बेहतर होती है, यदि स्वास्थ्य वहां बेहतर होता है, यदि स्किल डेवलपमेंट वहां बेहतर होता है, तो वो बिहार का युवा जो बाकी राज्यों या दुनिया को जाकर के काम करके दे सकता है, तो वो बिहार को क्यों नहीं दे सकता? ये बात मुझे लगता है कि बिहार के मतदाताओं को समझ में आ रही है कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी, क्या हमें है कि जो बिहार को उस मार्ग पर विकास के आगे बढ़ा सकता है, हमें उसमें योगदान देकर वापस बिहार की लौटना चाहिए। और अभी जैसा आपने कहा बिहार फर्स्ट, मुझे लगता है अभी बिहार फर्स्ट शुरू हुआ है और ये बिहार से आगे जाकर के भारत फर्स्ट तक जाएगा। जी हाँ। और मनोज जी, ये क्रेडिबिलिटी का भी चुनाव कह सकते हैं क्या? एनडीए में 2 चेहरे हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोनों के चेहरे ऐसे हैं जिन पर जनता विश्वास करती है, और जो रुझान अभी आ रहे हैं वो क्या केंद्र ने भी लगातार जो जोर दिया है अलग अलग योजनाओं और परियोजनाओं पर, विकास पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसका भी परिणाम है? जी हाँ, मैं दोनों को बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर मानता हूं इस चुनाव के लिए। एक प्रधानमंत्री जी का तो खैर नेशन वाइड एक विश्वास है, एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी की तरह भी उभरे हैं, इसीलिए कुछ भी कहूंगा तो वो थोड़ा कम होगा। उनके ऊपर जो विश्वास है वो दिखता है लोगों के ऊपर। वो ऑपोजिशन इज आल्सो फाइंडिंग इट बहुत प्रॉब्लमेटिक रूप में देखते हैं, इन द सेंस कि उनका जो इंप्रेशन है, उनका जो एक रिलेशनशिप है जनता के साथ, वो कहीं टूटता हुआ नहीं दिख रहा है अभी। एक बात वो है। दूसरा है नीतीश जी का। नीतीश जी विथ ऑल हिज लिमिटेशंस एसेट्रा इन डिलीवरिंग और जो भी रहा है, लेकिन लोगों का अभी भी विश्वास है कि कम से कम वो एकदम सिंसियरली अपना काम करते हैं और कोई व्यक्तिगत करप्ट और इस तरह का की छवि कभी आई नहीं उनकी। एंड देयरफॉर एक रिलेशनशिप जो एक जनता का बनता है अपनी चीफ मिनिस्टर के साथ, वो भी नहीं टूटता हुआ दिख रहा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और चीफ मिनिस्टर नीतीश जी का जो कॉम्बिनेशन में एक इंप्रेशन बनता है, दैट इज वेरी मच इंटैक्ट एट इट्स प्लेस। बट जनता जनता होती है, उसके एस्पिरेशंस होते हैं। तो एस्पिरेशंस में वो बदलाव कई बार चाहती है कि वो कुछ और बेटर मिल जाए और खोज में जाती है। और इसीलिए प्रशांत किशोर जी जब आए तो हम सब चुनावी एनालिस्ट जो होते हैं या देखने वाले लोग होते हैं, हमें लगा जैसे इस बार पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हो। बट लोगों में एक नई चीज को देख करके और प्रफुल्लित होना और उसको वोट्स में परिवर्तन करना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। और इसीलिए शायद इस बार प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े फैक्टर नहीं बन पाएंगे। जो अब फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसमें ये दिखेगा भी, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। बट फॉर नेक्स्ट टाइम प्रशांत किशोर इज गोइंग टू बी अ फैक्टर। ये आज के दिन में हम लोग सब डिस्कर्न कर सकते हैं। ही विल बी अ फैक्टर प्रोवाइडेड बिहार इज डेवलप्ड वेल
by the NDA group, which is now more or less 150 के आसपास आपने कहा, मेरा भी अपना गेस है कि चुनाव की जब गिनती होती है और जो वोटिंग होता है, अगर डिसाइसिव रूप में किसी तरफ आने लगे तो 10-20 सीटें ज्यादा ही होती हैं, कम नहीं होती। तो मेरा अपना गेस है कि 160-70 के बीच में कहीं पर एनडीए सेटल कर सकती है, ऐसा मेरा प्रोजेक्शन है। बट वी विल सी एज इट गोज ऑन। बिल्कुल, काउंटिंग जी की भी अभी बात कर रहे थे, तो उसमें जो देखने वाली बात है, दोनों तरफ कुछ जाता भी है, कुछ आता भी है। अब फॉर एग्जाम्पल दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लूं, बहुत ज्यादा समय नहीं है। सीमांचल के जो इलाके हैं उसमें आप देखेंगे, मतलब मेरा अपना जो देखने का नजरिया बना है, उसमें हो सकता है ओवैसी जी इस बार लूजर रहे और वो गेन जो है वो जाएगा महागठबंधन, because vote over there, उनको लग रहा है कि it is better to create an alternative. I mean, उनके मुस्लिम दृष्टिकोण से ऐसा लगेगा और वो महागठबंधन की तरफ जाएगा। लेकिन दूसरे की चर्चा मेरे फेलो पैनलिस्ट ने कई बार की कि महिलाएं जो है, अब महिलाएं इन अ बिग वे वो एनडीए की तरफ अपना उम्मीद दिखा रही हैं। देयरफॉर दिस इज द प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम दैट यू सी कि आप यादवों का वोट गिनते रहिए जाति के आधार पर, बट यादव महिलाएं जो हैं वो जाकर के एनडीए को वोट दे रही हैं वहां पर, तो अब उसको कहां पर आप डालेंगे? सो जाति जा तो रही है, बट डेवलपमेंट कब तक उसको ओवरशैडो कर जाएगा, ये क्वेश्चन हमारे सामने जरा सा अभी भी रहता है। निश्चित रूप से सचिन जी, एक बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है और हम उस पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन पुनः मेरा वापस मैं वहीं पर आती हूं जहां से हमने वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू की थी और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। एक समय वो था जब बिहार में जब चुनाव होते थे तो बिहार चुनाव का दूसरा नाम क्रांति होता था और आज जो है वो बहुत शांति है। आपको क्या लगता है, सुरक्षा व्यवस्थाओं का इंतजामात, ईसीआई की जो पहल है और सभी ने जो मिलकर और यहाँ तक कि बिहार की जनता ने जो मिलकर शांतिपूर्ण मतदान की ये जो एक रोल मॉडल पेश किया, आपको क्या लगता है ये दूसरे राज्यों के लिए एक अच्छा मॉडल साबित हो सकता है कि आने वाले समय में जब भी चुनाव हो इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाए? जब बिहार में इतनी शांति से चुनाव भी हो गया जी और मतगणना भी हो गई, तो आप ये चीज़ मान लीजिए कि चुनाव आयोग के लिए तो ये बहुत बड़ी मतलब एक उपलब्धि हो गई, बिल्कुल देश के लिए भी हो गई कि अब चुनाव प्रक्रिया जो है वो हम उस मुकाम तक हम ले आए हैं पारदर्शिता से और सुरक्षा को मजबूत करके कि जहां पर सुचारू रूप से चुनाव चल रहे हैं और बिना किसी विवाद के चुनाव चल रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है देश की। ये सही मायने में लोकतंत्र का उत्सव है, ये कहा जाए, जिसे सबने मिलकर निभाया। बिल्कुल जी। यहाँ पर एक नए चेहरे और नए दल की भी बात की जो इस वक्त इस बार जो है चुनाव में उतरा, चुनावी मैदान में, लेकिन कुछ हासिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है उनको। प्रशांत किशोर का यहाँ पर जिक्र किया मनोज जी ने। उसकी वजह यह भी है कि कहीं जो आपने जिस डर की बात पहले की थी सचिन जी, कि लोगों को ये डर है कि जो विकास की पटरी पर राज्य आ गया है और अभी और विकास हासिल करना है, वो डीरेल ना हो जाए वो विकास की गाड़ी, वो भी एक डर था क्या महेश, जो सचिन जी ने भी कहा, जिसका जिक्र किया और जिसका जिक्र यहाँ पर महेश जी ने भी किया, जी मनोज जी ने भी किया। जी आपने ठीक कहा कि प्रशांत किशोर ने एक्चुअली जब चुनाव लड़ना शुरू किया, हम सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर किसी समय के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी का चुनाव भी देख रहे थे। शुरुआत उनकी वहीं से होती है। तो चुनावी समझ नीतीश जी का भी, हाँ बाद में नीतीश जी का भी, तो चुनावी समझ उनकी नहीं है ऐसा नहीं है, और उन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से चुनाव प्रचार अपना आरंभ किया था और कहीं कहीं लोगों को ये लगने लगा था, जैसा मनोज जी ने कहा, कि ये कहीं दिल्ली में जो केजरीवाल थे वो वापस बिहार में प्रशांत जी दिल्ली के केजरीवाल तो नहीं बनने जा रहे और वो एक बड़े स्तर पर लगा कि चुनाव जो है वो प्रशांत किशोर वर्सेस एनडीए होने जा रहा है। लेकिन फिर तेजस्वी यादव ने अपने कहीं ना कहीं महागठबंधन को उस पर काम करना शुरू किया और फिर लगा कि हाँ नहीं, अब वो चुनाव में आ गए हैं। लेकिन अंत होते होते हमने सबने देखा कि वो जो झुकाव था प्रशांत किशोर से, जो ट्रेन शुरू हुई थी वो घूम करके एनडीए के स्टेशन पर पहुंच रही है। तो मुझे लगता है कि वो जो सारी चीजें उन्होंने शुरू की, जहां उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पहला जो एक मुझे लगता है कि सेटबैक
जो उनकी पार्टी जन स्वराज को गया वो वहां से गया कि प्रशांत किशोर स्वयं पीछे हट रहे हैं। और उसके बाद जो है वो चुनाव कैंपेन उनका जिस तरह से नीचे जाता चला गया, कहां वो लग रहा था एक बड़ी पार्टी के रूप में अपना स्थान बनाएंगे और कहां ये अब लगने लगा, और जितना सब पोलस्टर्स ने कहा भी कि 2 से 4 सीटें भी अगर वो ले लेते हैं तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। भविष्य के लिए हो सकता है कि 2030 के चुनाव में वो एक अच्छे प्रतिशत में पहुंचे, लेकिन वो इस पर निर्भर करेगा कि अगले 5 साल ये पार्टी कितना सक्रिय रूप से क्षेत्र में जमीन पर काम करे। लेकिन कौन जिएगा तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये तो बहुत लंबा इंतजार हो जाएगा। लेकिन सचिन जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि कंपैरिजन ही गलत हो गया है कि जब कंपैरिजन किया दिल्ली की राजनीति से तो लोगों को लगा कि दिल्ली में जो बेहाल हुई है राजनीति, कहीं वैसा ही हश्र जो है बिहार का ना हो जाए। ये कंपैरिजन को देखते हुए भी उस और नहीं गया मतदाता? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ इसको जी। देखिए, केजरीवाल जी का बैकग्राउंड और प्रशांत जी का बैकग्राउंड दोनों में बड़ा अंतर है। जो जैसे जैसे परिणाम आता जा रहा है, जो तस्वीर उभरती जा रही है, मुझे लग रहा है कि प्रशांत जी ने बिहार की बहुत बड़ी सेवा कर दी है। बहुत बड़ी सेवा कर दी है। जो जातियों के और उसमें जो फंसा हुआ एक बिहार था, उसको अपने उन्होंने कैंपेन के माध्यम से डेवलपमेंट के प्लांक पर लाने में बड़ी भूमिका अदा की है। और वो जो माई वाला जो समीकरण जिसकी बात कर रहे थे, वो जो जाति का तोड़ रहा था, पहले वाला उसको उन्होंने डेवलपमेंट वाले प्लांक से वो भी कुल्हाड़ी उन्होंने कहीं ना कहीं चलाई और उसका अंतर आया है। अगर मतदाताओं में इतनी समझ जरूर पैदा हुई है कि मुद्दा ये है, फिर जब उन्होंने देखा कि प्रशांत जब जीत पा रहे हैं कि नहीं जीत पा रहे हैं, तो फिर उन्होंने ये चुनाव किया कि हमें वोट कहाँ देना चाहिए। और इस लिहाज से वो पर्दे के पीछे से एक वैचारिक रूप से उधर से जो पुरानी राजनीतिक जो मानसिकता थी उसको तोड़ने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। और एनडीए को अगर कोई फायदा मिल रहा है तो इसमें निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को धन्यवाद देना चाहिए। यानी पूरा चुनाव जो है विकास पर आ गया, विकास पर केंद्रित हो गया, बिल्कुल के रास्ते पर लाने के लिए जनता में बड़ा कैंपेन उन्होंने चलाया। और विकास के पैरामीटर पर जब लोगों ने देखा, मतदाताओं ने तोला, तो कहीं ना कहीं एनडीए आगे निकल गया। उन्होंने इसके लिए एक जो वैचारिक अंदर से जो बिहार को उन्होंने जो हिलाने का, जो झकझोरने का जो काम किया है, वो बड़ा काम था। कोई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं कर सकता था। आज मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर ने वोट उनकी 2 सीट आए या 3 सीट आए या 4 सीट आए, वो विधानसभा में जब वो 3 या 4 आवाजें जब उठेंगी विकास के मुद्दों को लेकर के, तो वो सरकार चाहे एनडीए की हो या महागठबंधन की हो, उसको परेशान करेंगी, उसको जीने नहीं देंगी। बिल्कुल। अच्छा कौशिक साहब, ये जो हम रुझान देख रहे हैं अभी जो हमारे सामने आ रहे हैं, अगर अंतिम आंकड़े इसी तर्ज पर चलते रहे और यही अंतिम रिजल्ट रहता है तो आने वाले 5 वर्षों में बिहार की राजनीति में आप क्या बदलाव देखते हैं? बिहार में क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि विकास ही विक्ट्री का आधार बनेगा। 5 साल में अगर हम बात करें, अगले जो दबाव की बात की थी वो निश्चित रूप से एनडीए की सरकार अच्छे बहुमत के साथ आती दिख रही है। इसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन पर विकासात्मक कार्यों का दबाव नहीं रहेगा। जैसा कि सचिन जी ने भी कहा कि चाहे 2 से 4 सीटें वहां पर प्रशांत किशोर की आए, तो वो भी वहीं पर कहीं ना कहीं वो जो एक विकास के ऊपर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करना है, वो उसमें कहीं ना कहीं भूमिका उनकी कुछ रही है कि वो उस चुनाव को राजनीतिक समीकरणों से थोड़ा हटा करके और विकास के स्तर पर लेकर के आए कि लोगों ने सोचना शुरू किया कि विकास बेहतर बिहार को कौन दे सकता है। और जब उन्होंने इस तरह से सोचा तो उन्हें यह भी लगा, जैसा सचिन जी ने कहा, कि अभी प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो उस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ एक अच्छी स्थिति में अगर वो वोट लेकर के आए तो भी सरकार बनाने की कहीं कोई बात आएगी। तो उन्हें लगा कि बेहतर जो शासन है कहीं ना कहीं उन्हें वह एनडीए के माध्यम से मिल सकता है। और डबल इंजन की हमने बात की तो जनता का जो भरोसा हमें दिखता है वो कहीं ना कहीं नीतीश और मोदी, यानी राज्य और राष्ट्रीय स्तर दोनों का जो एक उस पर उनका बनता हुआ दिखता है। और अगर इस तरह से अच्छे बहुमत के साथ सरकार आती है तो हमें लगता है कि भविष्य में विकास के कार्यों को और गति मिलने की संभावना है। मनोज जी, ये दीक्षा के प्रश्न को थोड़ा सा विस्तार देते हुए अलग ढंग से पूछता हूं। दीक्षा ने पूछा कि अगर जो रुझान आ रहे हैं अगर वो परिणाम में परिवर्तित हो जाते हैं तो बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आप देखते हैं?
मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर परिणाम ऐसे ही आते हैं जैसे रुझान है, तो देश की राजनीति में भी कुछ बदलाव आएगा क्या? क्या अन्य राज्यों की राजनीति में भी इसका असर देखने को मिलेगा क्या आने वाले समय में? आपको सिर्फ इतिहास की थोड़ी याद दिलाऊं प्रतिबिंब जी, तो बिहार गरीब प्रदेश जरूर रहा है, लेकिन राजनीति में हमेशा रिच रहा है और भारतवर्ष की राजनीति को हमेशा इफेक्ट किया है इसने, ठीक है। अब पीछे की बात ज्यादा ना करें, बट आगे आपको बता दूं कि विकास ऑलरेडी एक मुद्दा है देश भर में, बट अब बिहार सॉर्ट ऑफ इस बार मेजर परिवर्तन कर रहा है। अभी हम प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे थे कि उनका क्या असर पड़ने वाला है और ही विल एंड अप बेनिफिटिंग द एनडीए इस बार, ऐसा होगा। बट अगर प्रशांत जी को खुद लगभग 6 से 8% वोट अगर आ जाते हैं या आए हुए हैं, जो भी हम कहते हैं, अगर उतने आ जाते तो एनडीए को नुकसान हो जाता। इफ ही हिमसेल्फ हैड अट्रैक्टेड ऑल द वोट्स, तो फिर वो एनडीए के लिए नुकसानदेह हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि खुद वोट नहीं ले पाए, वोटर इतना डिसर्न कर रहा है बिहार में कि फायदा कौन सी चीज पहुंचाएगा वहां पर बिहार के विकास को, तो उसने उनकी बात मानते हुए भी वोट जो है वो एनडीए को दे दिया है। और एनडीए को दे देने के कारण एनडीए का स्ट्रक्चर, जो वोट परसेंटेज है, वो बढ़ता चला जाएगा और उसके वजह से उसकी सीटें ज्यादा हो रही हैं। लेकिन ये एक बात हो रही है कि he has ended up benefiting NDA, but he could have harmed it to a large extent in another condition. ये एक बात है। दूसरी बात आपसे कह रहा हूं कि बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने सुनी या नहीं, मैं थोड़ा उम्र में ज्यादा हूं, तो विक्रम बेताल की कहानी पढ़ते थे। तो अब आप मान के चलिए कि प्रशांत किशोर जी अगले 5 साल ना बेताल हैं, और वो जो भी विक्रमादित्य बनेगा उसकी पीठ पर बैठे रहेंगे वहां पर, और वो देखते रहेंगे और जांच करते रहेंगे और कमेंट्स हर मोड़ पर एक कमेंट देते रहेंगे वहां पर कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये ऑल्टरनेटिव था। और बिहार की जनता जो है वो 5 साल तक ये जानती जाएगी कि मेरे साथ क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो रहा है। आई एम टेलिंग यू द फ्यूचर के इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट और डबल इंजन की सरकार की चर्चा कौशिक जी ने की अभी। डबल इंजन की सरकार विल बी फोर्स्ड टू पुट मच मोर रिसोर्सेज इनटू बिहार इफ दे वांट टू सर्वाइव इन बिहार। मतलब ये मेरा प्रेडिक्शन है आगे 5 साल। प्रोफेसर साहब, इस बार आपने महिलाओं का जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया, एक बड़ी प्रेडिक्शन भी आपने की है। हमने नारी शक्ति वंदन संसद में पारित होते देखा, और इस बार हमने बिहार में नारी शक्ति का अभिनंदन देखा जो वो बाहर निकल कर आई। आने वाले पंचवर्षीय आप कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति में जो नेतृत्व है वो किस तरीके से बदलता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही ये जो नेतृत्व में जो नारी शक्ति है उसका रोल कैसे देखते हैं, किस तरह से आगे आएगा? देखिए, बिहार में पॉलिटिक्स में डायरेक्ट जो पार्टिसिपेशन है वो नारियों का थोड़ा सा रिलेटिवली कम रहा है, लेकिन नीतीश जी के शराबबंदी से ही नारियों ने अपना एक आइडेंटिटी जिसको कहते हैं विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैमिली, द कास्ट एंड जो ट्रेडिशनल हमारे वोटिंग या पब्लिक ओपिनियन या पॉलिटिकल विचारों के जो ग्रुप्स होते थे उससे अलग उन्होंने बिहेव करना शुरू किया। दैट वाज बिकॉज जो फैमिली लाइफ थी उसको शराबबंदी ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया और उनके अपने पर्सनल लाइफ्स उससे बदलने लगे या उम्मीद लगने लगी कि देयर विल बी अ ह्यूज चेंज ओवर देयर बिकॉज ऑफ शराबबंदी। तो उस कारण से जो ये ग्रुप बनने लगा है उसको अब एक डिकेड पुरानी कहानी हो गई। वो अब एक डिकेड के बाद दे हैव स्टार्टेड टू बिहेव इन सर्टेन वेज डिसर्निंग अ लिटिल मोर देन इवन मेन, जो कि अन्य एवं अन्य कारणों से अपने वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस होने देते हैं। एंड देयरफॉर आई सी कि लार्जर पार्टिसिपेशन जो है वो महिलाओं का अब फ्यूचर में होता चला जाएगा एंड होपफुली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। दिस डजंट हैपन ओवर द बहुत तुरंत नहीं होता है 1-2 सालों में, बट अगले लोकसभा इलेक्शन, अगले विधानसभा इलेक्शन में आई सी मच मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सचिन जी, जब आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, बड़ा निर्णय लेते हैं, तो 3 जो है चरणों से आपको निकलना पड़ता है। पहली आपका उपहास उड़ाया जाता है, दूसरा जो है क्रोध किया जाता है, और तीसरा फिर नतमस्तक हुआ जाता है। तो क्या माना जाए,
जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी की, पहले उपहास उड़ाया गया, फिर क्रोध किया गया, और अब जो ये परिणाम आ रहे हैं कि अब वो नतमस्तक वाली स्थिति आ गई है ये परिणाम आने से। जी, वो तो आ चुकी है स्थिति, और पहले आ गई थी ये स्थिति। तो वो तो अब चीज़ ऐसी है कि उसको किसी दूसरे के लिए बदलना मुश्किल होगा वो चीज़ पर। अब चुनाव, ये जो परिणामों में कितना परिवर्तित हुआ है ये निर्णय? परिणामों में तो पहले से परिवर्तित होता रहा था इसमें जाकर के, कि महिलाओं का जो वोट है, इस जहाँ तक इस मुद्दे की बात है, तो वो उसमें नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन महिलाओं का पहले से भी मिलता रहा है। जो उन्होंने जब पहली बार उसको शराबबंदी घोषित की, उसके बाद में लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं, इस मुद्दे पर हमेशा महिलाओं का साथ जो है नीतीश जी को मिला है। जी, नीतीश जी को तो मिला ही है, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा है, उस पर भी बहुत विश्वास है देश की महिलाओं को, देश की नारी शक्ति को। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है ये चीज़। महेश जी, क्या उसका असर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से असर नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी कल भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं, और ये उन्होंने अपने इस चुनाव से भी सिद्ध किया है कि कहीं ना कहीं बिहार जो है वो अभी भी नीतीश कुमार पर पूरा विश्वास कर रहा है कि नीतीश कुमार जी उन्हें बेहतर प्रशासन दे सकते हैं। जो उनकी सुशासन बाबू की जो छवि है वो मुझे लगता है कि और मजबूत इन चुनावों से हुई है, और निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डालेगी। लेकिन वो अगर विक्रम वेताल वाली कहानी भी यहाँ पर लागू होती है जैसा कि मनोज जी कह रहे थे, तो उसमें भी बिहार की जनता का लाभ ही है। बिल्कुल लाभ है, क्योंकि चेक तो होना चाहिए कुछ। बिल्कुल, चेक एंड कंट्रोल होना जरूरी है, और इसलिए विपक्ष जितना अच्छा होगा, जितना विचारशील होगा, क्योंकि अब ये बात नहीं चल सकती कि आप ये मान लें कि अगर किसी पार्टी ने 5 साल 10 साल शासन कर लिया है तो आप एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे चुनाव जीत लेंगे। अब ऐसा नहीं है। ये चुनाव इस बात को भी सिद्ध करता है कि विपक्ष को वास्तविक मुद्दों को लगातार उठाते रहना होगा, तभी आप अपनी स्थिति बेहतर बना सकते हैं। एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे आप सोचेंगे कि फिर आप सत्ता में आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। जी हाँ, वैसे एंटी इनकम्बेंसी की बात ज्यादा चलती है, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। वो जो है लगातार जो है बिहार में दिखाई दे नजर आ रही है, पिछले चुनाव में भी, और इस चुनाव में लगता है कि वो उसका विस्तार हो जाएगा। अच्छा कौशिक साहब, एक सवाल यहाँ पे ये भी आता